चलिए, ये तो हमने शुरू के दो फैक्टर्स की बात करी, लेकिन अब जब भी आपको एटम्स दिख जाएं, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह वगैरह, तब क्या करना है? तब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डोमिनेट करता है, रोल में आता है, वो है लोन पेयर रिपल्शन। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, डायटोमिक स्पीशीज में जब भी लोन पेयर रिपल्शन की बात होगी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एप्लीकेबल होगा अप्लाई ओनली ऑन फोन। किस पे अप्लाई करना है? फोन में, ठीक है ना। ये वाला लोन पेयर रिपल्शन का फैक्टर केवल तभी लगेगा जब एटम में कौन से एटम दिखे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन के ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर होता, बट उसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने लोन पेयर को आगे एक्साइट कर सकते थे, ये कभी लोन पेयर को एक्साइट नहीं कर सकता। तो फ्लोरीन के पास हमेशा कितने लोन पेयर कंसीडर करके चलेंगे? 3। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर कंसीडर करके चलेंगे? 2। और नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर आएगा, क्योंकि याद करें हमने पिछली क्लास में कोवेलेंसी जब पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि ये अपनी कोवेलेंसी को आगे प्रमोट नहीं कर पाते लोन पेयर को, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो ध्यान रखें, बाकी किसी पे लोन पेयर दिख भी जाए तो भी आपको लोन पेयर कंसीडर नहीं करना है। लोन पेयर केवल किसके लिए अप्लाई होगा? केवल फोन के लिए। नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर फिक्स है, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर बाय डिफॉल्ट फिक्स है, और फ्लोरीन के 3 लोन पेयर। अब अप्लाई करेंगे इसे, कैसे अप्लाई होगा देखें। एक बात बताइए, एक एटम, एक मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात हो रही, ए, कोई लोन पेयर नहीं, कुछ नहीं, और अगर इसी में मैं ए बना दूं और इसके पास क्या लगा दूं बेटा? लोन पेयर। तो एक बात बताओ, यहां लोन पेयर नहीं है तो अट्रैक्शन बेटर होगा। यहां जैसे ही लोन पेयर आए तो लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़े, इधर से इधर जाने पर लोन पेयर बढ़े, रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन या बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर मैं लोन पेयर और बढ़ा दूं तो अब रिपल्शन और बढ़ जाएगा, और रिपल्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा बॉन्ड उतना वीक होता जाएगा। एक और बात, लोन पेयर रिपल्शन किसके लिए लगाना है? फोन के लिए, और तभी लगाना है जब दोनों एटम के पास लोन पेयर हो। अगर ऐसी कंडीशन आए, एक के पास लोन पेयर नहीं है और दूसरे के पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर है, तब खेल मत दिखा देना कि ऐसा खेल दिखा दो कि ये दोनों में आपने क्या लगा दिया? लोन पेयर रिपल्शन। नहीं, लोन पेयर रिपल्शन तभी वर्क करेगा जब दोनों एटम्स के पास क्या होंगे? लोन पेयर। तो जैसे जैसे लोन पेयर की क्वांटिटी बढ़ेगी, लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा, और लोन पेयर रिपल्शन बढ़ने के साथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अब इसको अप्लाई करके भी देखते हैं, कुछ एग्जांपल आपके सामने। देखिए, कार्बन, ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड्स हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल जो बॉन्ड दिखा रखा है एटम्स के बीच पे उस पर फोकस करना है। क्या 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड दिखा रखा है बेटा? यस। क्या यहां पर भी 2 एटम के बीच में ये बॉन्ड्स है ना? नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, बट हमें जो बॉन्ड दिखा रखा है केवल उस पर 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड, 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर भी 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड। जब भी 2 एटम्स के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो जाए, आपको क्या लगाना है? वीबीटी लगाना है। वीबीटी की पहली कंडीशन शेल नंबर, बेटा कार्बन सेकंड पीरियड, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड। अगर पीरियड नंबर सेम हो जाए, फिर दिमाग में जैसे ही शेल नंबर 2 दिख जाए, तो शेल नंबर 2 या सेकंड पीरियड देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि कहीं उनमें से फोन तो नहीं है, क्योंकि फोन आते ही और कोई फैक्टर काम नहीं आएगा, लोन पेयर रिपल्शन काम आएगा। देखिए, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के पास मैंने बोला एक लोन पेयर होता है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर लोन पेयर की क्वांटिटी बढ़ रही है? यस। तो इसमें 0 लोन पेयर है, रिपल्शन कम, एक लोन पेयर आया, रिपल्शन बढ़ा, 2 लोन पेयर आए, रिपल्शन और बढ़ा। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। तो ध्यान रखें, जब भी बॉन्ड का सिग्मा से कंपैरिजन आए और शेल नंबर देखा आपने, शेल नंबर देखते ही अगर सेकंड शेल दिख जाए, दिमाग में तुरंत फोन आना चाहिए। अगर फोन में से कोई है तो सब कुछ भूल जाओ, केवल लोन पेयर रिपल्शन पर ध्यान देना है। देखिए यहां पर इसमें कंपैरिजन बोला है, ठीक है। नाइट्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, फास्फोरस का सिग्मा बॉन्ड है। 2 एटम का सिग्मा का कंपैरिजन जब भी सिग्मा से आ जाए, वीबीटी दिमाग में आना चाहिए बेटा। शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, ठीक है। शेल नंबर देखते ही क्या शेल नंबर 2 दिख रहा है? यस। शेल नंबर देखते ही शेल नंबर 2 में ध्यान आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए क्या फोन है या नहीं है? तो यस, यहां पर आपको क्या दिख रहा है बेटा? फोन दिख रहा है। फोन में से अगर कोई एक दिख रहा है, इसका मतलब है वहां पर लोन पेयर का फैक्टर आएगा। इस पे लोन पेयर दिख रहे हैं, लेकिन
ध्यान रखना इनके अलावा किसी पे लोन पेयर हो तो भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फास्फोरस तो वेरिएबल कोवेलेंसी दिखाता है या उसका साइज इतना बड़ा होता है कि लोन पेयर दूर होते हैं तो उस पर रिपल्शन का फैक्टर वर्क नहीं करेगा। तो देखिए कायदे से जब मैं NN और PP की बात करता हूं तो बेटा शेल नंबर इसका 22 है और इसका शेल नंबर 33 है, तो बेटा जिसका शेल नंबर कम वो पास होंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए था किसका, NN का, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके जो लोन पेयर हैं उसमें होगा रिपल्शन और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है। तो ध्यान रखें यहां शेल नंबर से ज्यादा डोमिनेट कौन कर जाता है? लोन पेयर रिपल्शन। सेम स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन एंड सल्फर, शेल नंबर 22, शेल नंबर 33, लेकिन इसके लोन पेयर कंसिडर होंगे और इसके लोन पेयर कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि थर्ड शेल पे लोन पेयर वाला इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और इसीलिए होना उल्टा चाहिए था। ऑक्सीजन का शेल नंबर कम है, बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए था, बट बॉन्ड स्ट्रांग किसका मिलता है? सल्फर का, क्योंकि ऑक्सीजन में रिपल्शन डोमिनेट करता है। सेम स्टैंड्स विद फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो जब भी फोन वाले लोन पेयर दिख जाए और उसके जस्ट बाद वाले पीरियड के सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो बेटा कायदे से तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इन फोन तो बेटा आपको फास्फोरस सल्फर या क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या मिलेगा? ज्यादा। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, जितना भी पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया उसको अप्लाई करके देख रहे हैं, देखते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट डिटरमाइन करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर या करेक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ इन, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलूं बॉन्ड स्टेबिलिटी बोलूं बात एक ही है, ठीक है। पहला केस HHCCNNOO। आप देखो ध्यान से, क्या यहां आपको दो एटम्स दिखा रखे हैं? यस, मैंने बोलता VBT कहां लगाना है? दो एटम्स के बीच में, है ना, दो एटम के बीच में कैसा बॉन्ड शो कर रखा है इन्होंने? सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो जब भी दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो, दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? VBT का पहला काम क्या लगाना है? शेल नंबर देखिए, हाइड्रोजन है 1 कार्बन 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2। शेल नंबर जिसका कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इसका मतलब है HH की बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बाकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब बचा कौन? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इन तीनों का शेल नंबर तो सेम हो गया। अरे शेल नंबर सेम हो गया, लेकिन शेल नंबर कौन सा दिख रहा है? 2। मैंने बोला शेल नंबर 2 दिखते ही दिमाग में तुरंत आना चाहिए फोन की, क्या फोन में से कोई है या नहीं है? तो देखो क्या यहां फोन में से कोई दिख रहा है? यस, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। बेटा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेम शेल के लिए जैसे जैसे लोन पेयर की क्वांटिटी बढ़ रही है रिपल्शन बढ़ेगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। इसका मतलब है जो ट्रेंड आ जाएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग HH और फिर बाकी सब ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर रिपल्शन CCNNOO। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें HF HCl HBr HI। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता था, HF HCl HBr HI, है ना। आपको देखना क्या ये डायटोमिक है या नहीं है, या यहां पर दो एटम्स है या नहीं है। दो एटम्स के बीच में जब भी यहां पर कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल, क्योंकि आप जानते हैं यहां कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल। यहां कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल। कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल। जब भी दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो, दिमाग में VBT आ जाना चाहिए। VBT का पहला काम शेल नंबर 1 2 1 3 1 4 1 5। शेल नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, क्या शेल नंबर 2 दिख रहा है कहीं पर? यस, 2 दिखते ही दिमाग में फोन आना चाहिए। फोन में से क्या कोई दिख रहा है? यस, फोन में से फ्लोरीन दिख रहा है। फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर का इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने बोला था लोन पेयर रिपल्शन तभी काम करता है जब दोनों एटम्स पर लोन पेयर हो। यहां हाइड्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं, इसलिए लोन पेयर रिपल्शन वर्क नहीं करेगा। तो यहां पर लोन पेयर होने के बावजूद भी उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है सेकंड पीरियड का होने पे, तो अब नॉर्मल सा फैक्टर है, शेल नंबर से सॉल्व हो जाएगा। शेल नंबर बढ़ रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो ये आ जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड शो कर रखा है, सिलिकॉन सिलिकॉन जर्मेनियम जर्मेनियम टिन टिन। बेटा दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है, दिमाग में सीधे सीधे VBT आ जाना चाहिए, पहला फैक्टर शेल नंबर। तो बेटा कार्बन 2 2 सिलिकॉन 3 3 जर्मेनियम 4 4 SN 5 5। बेटा किसी पे लोन पेयर नहीं होता, सेकंड दिख रहा है पर सेकंड में लोन पेयर किस पे कंसीडर करना है? केवल फोन पे, और किसी पे लोन पेयर कंसीडर नहीं करना है। शेल नंबर बढ़ रहा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो बेटा इस तरह का ऑर्डर आ जाएगा।
अगला केस F2Cl2 Br2I2, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार। हेलोजन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आए, सब एक ही बात है। तो क्या ट्रेंड बनेगा देखें, क्या ये सारे डायटोमिक है? यस डायटोमिक है, तो इनको ओपन कर लें। फ्लोरीन फ्लोरीन अपन जानते हैं सिंगल बॉन्ड आएगा, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड आएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड आएगा, और आयोडीन आयोडीन का सिंगल बॉन्ड आएगा। सबसे पहला काम, दो एटम में सिग्मा का कंपैरिजन जब भी सिग्मा से हो वीबीटी लगाना है। पहला फैक्टर शेल नंबर 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है, शेल नंबर लगा दिया। ठीक, अब क्या सेकेंड पीरियड दिख रहा है क्या? ये सेकेंड में से फोन है या नहीं है? फ्लोरीन दिख रहा है बेटा, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। क्या यहां पर लोन पेयर रिपल्शन काम आएगा? यस, क्योंकि यहां दोनों एटम्स पे क्या है? लोन पेयर, बाकी किसी पे लोन पेयर कंसिडर नहीं करना। अब देखिए शेल नंबर बढ़ रहा है, बॉन्ड वीक होना चाहिए था। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कायदे से कौन सा होना चाहिए था? एफएफ, लेकिन एफएफ में लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? वीक होगा। कितना वीक होगा ये हम नहीं बता सकते, ठीक है ना, वीक हो जाएगा। वैसे इसको स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ शेल नंबर, बट ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन इट बिकम्स वीक। पर कितना वीक हुआ ये हम नहीं बता सकते, ये वैल्यू से डिसाइड होगा। तो इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, और बाकी 3 में जिसमें कोई लोन पेयर का रोल नहीं है उसको देखें। तो बेटा इन तीनों में अगर देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोरीन ऑन द बेसिस ऑफ शेल नंबर, उससे वीक ब्रोमीन, और उससे वीक आयोडीन। अब बात यह आती है कि फ्लोरीन कहां जाएगा? तो फ्लोरीन हो सकता था कि वीक होने के बावजूद भी सबसे स्ट्रॉन्ग रहता, या वीक होकर यहां आ जाए, या वीक होकर यहां आ जाए, या वीक होकर यहां आ जाए। जब वैल्यूज देखी गई तो फ्लोरीन बेटा यहां मिला है, इस जगह पे मिला है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर आता है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का, Cl2 स्ट्रॉन्गेस्ट, देन Br2, देन F2 एंड देन I2। तो ये F2 इसी जगह क्यों आया? ये टोटली वैल्यू बेस्ड है बेटा, और इसका रीजन हम देते हैं ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, H2HF, ठीक है। H2HF क्या ये डायटोमिक है बेटा? यस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और क्या ये HF भी डायटोमिक है? यस, सिंगल बॉन्ड। क्या यहां दो एटम के बीच में सिग्मा है? दो एटम के बीच में सिग्मा है, यस। जब भी दो एटम के सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो जाए, दिमाग में सीधे सीधे क्या आ जाना चाहिए? वीबीटी में सबसे पहले क्या देखते हैं? शेल नंबर 1 1, शेल नंबर 1 2। बेटा 1 1 का बॉन्ड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। 1 2 का बॉन्ड क्या होना चाहिए? वीक। साथ में 2 दिख रहा है क्या? यस। 2 में कौन आता है? फोन अगर है तो लोन पेयर। पर क्या यहां पर लोन पेयर रिपल्शन लगेगा? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। तो यहां लोन पेयर होना ना होना बराबर है फिलहाल में। अब देखें, जब मैं बात कर रहा हूं तो दोनों से हम जब सॉल्व करें तो वैसे कायदे से स्ट्रॉन्ग कौन आना चाहिए था? HH, और HF क्या होना था? वीक। लेकिन यह ऑर्डर गलत है। एनसीईआरटी में वैल्यूज आपको गिवन है, जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा ऑर्डर मिलेगा कि H2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है? HF का है। ध्यान से सुने, H2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है HF का। इसका रीजन जो होता है वो आयनिक कैरेक्टर से निकाला जाता है। एक्चुअल में आप देखो अभी तक ज्यादातर जो केसेस हमने देखे, ठीक है ना, इस वाले को भूल जाएगा तो इसके अलावा जो केसेस देखे दोनों होमोडायटोमिक स्पीशीज थे, होमोडायटोमिक सेम एटम्स थे। यहां HH होमोडायटोमिक है, HF क्या है? हेट्रोडायटोमिक है। तो इसमें H के ऊपर ना तो ये EN याद करिए, कोई डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेवलप नहीं होता, बट हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस डेवलप होता है, आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो ड्यू टू मोर डेल्टा EN, ड्यू टू मोर डेल्टा EN इसमें आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, और आयनिक कैरेक्टर डेवलप होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसमें पोलैरिटी की वजह से बढ़ जाता है। पर ध्यान रखना, H2 से स्ट्रॉन्ग अगर कोई सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, ध्यान रखना, डायटोमिक में जब भी हाइड्रोजन का स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड होना था, क्योंकि इसका शेल नंबर सबसे कम है, शेल नंबर कम है तो बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होना था। बट H2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई सिग्मा बॉन्ड नेचर में एग्जिस्ट करता है, सिंगल, है ना, तो वो कौन होता है बेटा? HF, डायटोमिक मॉलिक्यूल में, ध्यान रखें। इसके अलावा अगर यहां पर HF के बदले बाय चांस H2 का कंपेरिजन HCl, HBr या HI से दे दिया जाए, तब उन हर केस में H2 जो है वो स्ट्रॉन्ग मिलेगा। बट H2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई एक सिग्मा बॉन्ड है किसी डायटोमिक स्पीशीज में, तो वो कौन है बेटा? HF। वैल्यू बेस्ड बात है, बट आता रीजन है ड्यू टू आयनिक कैरेक्टर या ड्यू टू मोर डेल्टा EN। चलिए
अभी हम लोगों ने लास्ट जो पॉइंट देखा था दैट वाज बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, अभी तक हमने क्या देखा कि वीबीटी में हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, दो एटम्स स्पेशली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपेरिजन जब भी सिग्मा से होगा तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स देखने थे वो हमने डिस्कस किए। अब अगर दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड है और दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड है तो पाई का जब भी पाई से कंपैरिजन होगा तो उसके लिए हमें क्या देखना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जब भी पाई बॉन्ड की पाई बॉन्ड से कंपैरिजन होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए क्या देखना है, तो बेटा सबसे पहला फैक्टर तो हमेशा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ में रहेगा, जो सबसे पहला फैक्टर हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ में रहेगा वो फैक्टर कौन सा होगा बेटा, शेल नंबर, ठीक है ना। अब शेल नंबर कहने का सेंस क्या है, मान लीजिए पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो पाई बॉन्ड के लिए हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली कि पाई बॉन्ड दो तरीके से बनेगा, एक तो पीपी ओवरलैपिंग से जिसे बोला जाएगा पी पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड बनेगा पी ओवरलैपिंग से जिसे हम लोग क्या बोलेंगे पी पाई डी पाई। डी ओवरलैपिंग से भी पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि उसका यूज हमारे सिलेबस में नहीं आएगा तो हम उसे एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। अब आपसे बोला पी पाई और पी पाई डी पाई को कंपेयर करना है तो पहला फैक्टर तो जो हमेशा आएगा बेटा वो आएगा शेल नंबर। जब भी दो स्पीशीज के बीच में पाई बॉन्ड को दो स्पीशीज के बीच के पाई बॉन्ड से कंपेयर करना है तो क्या देखें, सपोज एक जगह आपको बॉन्ड दिया है 2p पाई और एक जगह आपको बॉन्ड दिया है 3p पाई, ठीक है ना। तो अब आप देखो दोनों जगह पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड से कंपेयर करना है, लेकिन क्या इनमें शेल नंबर सेम है या डिफरेंट है बेटा, डिफरेंट है। जब भी शेल नंबर डिफरेंट होगा तो जिसका शेल नंबर ज्यादा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा, बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक। इसका मतलब 2p पाई और 3p पाई में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा, 2p पाई। तो जब भी शेल नंबर डिफरेंट हो हमेशा लेसर शेल नंबर वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा पाई से पाई के कंपैरिजन में, ठीक है ना। लेसर वाला स्ट्रॉन्ग होगा और ग्रेटर वाला क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, चाहे वो पी पाई हो चाहे वो पी पाई डी पाई हो। अब अगर शेल नंबर क्या हो जाए बेटा, सेम, ध्यान से सुने, शेल नंबर क्या कर दिया हमने, सेम। अगर शेल नंबर सेम है तब हम कंपैरिजन कर रहे हैं पी पाई और पी पाई डी पाई टाइप के बॉन्ड्स का। तो ये कंपैरिजन कब के लिए बता रहा हूं, जब शेल नंबर क्या हो जाए, सेम। देखिए ध्यान से क्या कंडीशन आने वाली है इसमें। अगर शेल नंबर सेम हो गया, अगर शेल नंबर सेम हो गया तो देखें हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बाय चांस 2p पाई 3p पाई और साथ में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 2p पाई 3d पाई बॉन्ड का, मतलब एक जगह पी पाई और एक जगह पी पाई डी पाई बॉन्ड। बट हमेशा पाई बॉन्ड में जब भी कंपैरिजन होगा पहले क्या देखना, शेल नंबर। यहां क्या है बेटा 2-3, यहां क्या है 2-3, शेल नंबर सेम है तब ये कंपैरिजन एप्लीकेबल होगा। अब देखें कंडीशन समझिएगा, सपोज पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ऑन द एक्सिस या अबव एंड बिलो द एक्सिस। तो अबव एंड बिलो द एक्सिस ये हम डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है और ये मैंने p ऑर्बिटल लिया, ठीक है ना। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो लोब्स है, मतलब इसकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो ये आ गया 2p, ठीक है। इसी तरीके से 3p बनाना है तो सपोज ये मैंने किसको ड्रॉ कर दिया, 3p को, ये भी अबव एंड बिलो द एक्सिस है। इन दोनों की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पी पाई बॉन्ड बनेगा। ध्यान से सुने, यहां पर फिर 2p पाई लिया मैंने, ठीक है, दिस इज 2p, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सेम बना दिया। और 3d के लिए जब मैं बात करता हूं तो d का शेप कैसा होता है बेटा, डबल डंबल। तो यहां पर सपोज मैंने कौन लिया, 3d। अब जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इनकी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, p पाई और d पाई बॉन्ड बनेगा। अब आप देखो दोनों में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, कैसे डिटरमाइन करें। आप एक पॉइंट समझिए, इस 2p पाई को देखो और इस 2p पाई को देखो, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। इस 2p पाई को देखें, क्या दोनों में ये पॉइंट कॉमन है या नहीं है। तो इसको मैं एक ही जगह पर प्लॉट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने ये बना दिया 2p पाई, ठीक है, ये आ गया 2p पाई। ये दोनों का 2p पाई है क्योंकि दोनों के अंदर आपको 2p दिख रहा है तो दोनों के लिए कॉमन हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो 3p पाई और ये जो 3d पाई, अगर इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं तो देखिएगा डायग्राम किस तरह से बनेगा। मर्ज करने पर वो समझिएगा, मर्ज करने पर डायग्राम ऐसा बनेगा। ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं ये कौन बन गया बेटा, 3d। रेड कलर से जो बनाया वो क्या बन गया, 3d। और इसी पे अगर मैं 3p को रखूं, इसी पे अगर मैं 3p को रखूं तो देखिएगा ब्लू कलर से यहां ड्रॉ कर रहा हूं, इसी पे अगर मैं 3p को रखूं तो ये ब्लू कलर वाला जो ऑर्बिटल है ये क्या बन गया, 3p। अब आप खुद सोचो, जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ इस एक्सिस पर आएंगे तो पहला ओवरलैप किसका होगा, 2p 3d का होगा या फिर 2p
3p का होगा। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि पहला ओवरलैप किसका होगा बेटा, 2p और 3d का। मतलब 2p और 3d का ओवरलैप पहले हो जाएगा, और जब 2p और 3d की ओवरलैपिंग का एक्सटेंट मैक्सिमम पहुंच जाएगा तब जाके 2p और 3p का ओवरलैप होगा। इसका मतलब है ओवरलैपिंग का एक्सटेंट मैक्सिमम किस में आएगा, 2p 3d में। और इसीलिए दोनों में से जहां एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, वहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि डी का जो शेप है वो स्ट्रेट नहीं है, वो कैसा है बेटा, टिल्टेड है। तो एंगुलर पे होने की वजह से इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा। इसीलिए सेम शेल्स की जब भी बात करेंगे तो पी पाई और पी पाई डी पाई में से हमेशा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आपको कौन सा देखने को मिलेगा, पी पाई डी पाई। अब देखिए, इसी के बेस पे अगर हम एक ऑर्डर समझने की कोशिश करें, ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर समझने की कोशिश करें तो जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 2p पाई बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक मैंने लिखा 2p पाई 3d पाई, ठीक है ना। एक मैंने लिखा 2p पाई 3p पाई, और एक मैंने लिखा 3p पाई 3p पाई। सपोज ये बॉन्ड्स मैंने लिखे, और इनके स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको देखना है, इनके स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना। बेटा एक बात बताओ, जिसका शेल नंबर कम, सब जगह पाए का कंपैरिजन पाए से ही तो हो रहा है। जहां शेल नंबर कम वहां बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। पहला फैक्टर हमेशा शेल नंबर। तो बेटा सबसे छोटा शेल नंबर 2p पाई है, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। और सबसे बड़ा शेल नंबर कौन है, 3p पाई, तो इसका स्ट्रेंथ सबसे कम। 2 3 वाले इन दोनों के इंटरमीडिएट में आएंगे। और बताइए पी पाई और पी पाई डी पाई सेम शेल में अगर है तो कौन स्ट्रांग होगा, 2p पाई 3d पाई स्ट्रांग हो जाएगा। तो यह आ जाता है पाई बॉन्ड के स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इससे एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि 3p का पाई बॉन्ड बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, साथ ही साथ 2p 3p का भी बॉन्ड वीक होता है। तो जनरली जो पाई बॉन्ड आपको एग्जिस्ट करते हुए मिलेंगे वो 2p पाई और 2p पाई 3d पाई मैक्सिमम टाइम्स ये मिलेंगे। बाकी ये जो पाई बॉन्ड है इनकी स्ट्रेंथ वीक होने, पाई पहले से ही वीक होता है सिग्मा के कंपैरिजन में, और शेल नंबर बढ़ने से ये और वीक हो जाता है। तो इनका एग्जिस्टेंस बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा। जनरली हमारे सिलेबस में इनके एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए, इसी पाई बॉन्ड के बेसिस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स या ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो उसकी बात कर रहे हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुने, हमने प्रीवियस एक चैप्टर पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, याद आ रहा है। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बोला था जब भी एसिडिक बेसिक नेचर का क्वेश्चन आए 3 टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं, हाइड्राइड, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। इसे देखें, ये क्या दिख रहा है, हाइड्राइड दिख रहा है, ऑक्साइड दिख रहा है या हाइड्रोक्साइड दिख रहा है। तो ये क्या है बेटा, ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स में हमने नेचर पढ़े थे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। बेटा ये किसका ऑक्साइड है, कार्बन का। कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है बेटा, नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड 2 तरह के जनरली मिलते थे, या तो न्यूट्रल या फिर एसिडिक। और याद करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड ज्यादातर एसिडिक होते थे, एक्सेप्ट 5, CO, H2O, N2O, NO और एक OF2 बताया था मैंने, फ्लोराइड आपको, ठीक है। अब याद करें, मेटल और नॉन मेटल की बात हमने करी थी बार बार ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड में, लेकिन हमने वहां कहीं पर भी मेटलॉइड को डिस्कस नहीं किया। किसको डिस्कस नहीं किया, मेटलॉइड। क्योंकि मेटलॉइड का नेचर कुछ भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। तो जिसकी जब जरूरत पड़ेगी सिलेबस में तब मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, सिलिकॉन मेटलॉइड है, पर सिलिकॉन मेटलॉइड होने का मतलब क्या, मेटलॉइड होने का मतलब है उसके अंदर मेटल का कैरेक्टर भी है, नॉन मेटल का कैरेक्टर भी है, बट दोनों कैरेक्टर कभी भी बराबर नहीं होते। दोनों में से कोई ना कोई एक कैरेक्टर हमेशा डोमिनेट करता है, और सिलिकॉन में डोमिनेटिंग नेचर जो होता है वो नॉन मेटल का होता है। और इसीलिए नॉन मेटल का डोमिनेटिंग नेचर होने की वजह से SiO2 कभी पूछ लिया जाए तो SiO2 का नेचर भी क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर CO2 बनता है नेचर में तो CO2 का स्ट्रक्चर आप लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। क्या कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं बेटा? यस। अगर CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा है तो बेटा SiO2 का भी स्ट्रक्चर कायदे से ऐसा बनना चाहिए था। कंपैरिजन कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। तो बेटा आप लोग जानते भी होंगे प्रीवियस नॉलेज से कि SiO2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, रीजन समझे बेटा। कार्बन ऑक्सीजन का पहला बॉन्ड सिग्मा, कार्बन ऑक्सीजन का पहला बॉन्ड सिग्मा, सिलिकॉन ऑक्सीजन पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा।
अभी पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, सिग्मा और पाई में से सिग्मा ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। तो बेटा सिग्मा के एग्जिस्टेंस पे कभी शक नहीं करने का है। क्या बोला मैंने? सिग्मा के एग्जिस्टेंस पे कभी शक, कभी डाउट नहीं करना है। सिग्मा एग्जिस्ट करेगा। प्रॉब्लम किसके एग्जिस्टेंस में आएगी? प्रॉब्लम किसके एग्जिस्टेंस में आएगी? पाई के एग्जिस्टेंस में। देखिएगा, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। अगर ये पाई बॉन्ड बन गए तब तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। अगर ये पाई बॉन्ड नहीं बन पाए या टूट गए तो फिर ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। क्या है पाई बॉन्ड? तो पाई बॉन्ड की कहानी सुनिए। पाई बॉन्ड दो तरीके से काम में आएंगे सिलेबस में, या तो पी पाई बॉन्ड होगा या फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा। अब आप देखो, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं, तो दोनों का शेल नंबर क्या हो गया बेटा? 2n2। कार्बन के पास डी होता है क्या? नहीं होता है, केवल पी होता है। पाई बॉन्ड में पी काम आएगा। ऑक्सीजन के पास भी डी नहीं होता, तो ऑक्सीजन के पास भी पी ही है जो पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इन दोनों से ही बन सकता है। डी दोनों में नहीं है तो ऑब्वियसली पाई बॉन्ड पी पाई से बना होगा। तो बेटा यहां पर बनने वाला बॉन्ड कौन सा है? 2p पाई। जबकि सिलिकॉन ऑक्सीजन में सिलिकॉन का शेल नंबर 3 है, ऑक्सीजन का शेल नंबर 2 है, और यहां पर जो पाई बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है बेटा? 3p पाई 2p पाई। 2p पाई और 3p पाई 2p पाई। बताइए, पाई से पाई का कंपैरिजन चल रहा है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? जिसका शेल नंबर कम वो बॉन्ड स्ट्रांग है। तो बेटा ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, और ये वाला पाई बॉन्ड कैसा निकल के आता है? वीक। और वीक होने की वजह से ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, टूट जाता है। अगर ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करा मतलब सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? केवल सिंगल बॉन्ड। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ चेंजेस अब मैं कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, एक बार इसको ध्यान से देखें। तो देखिए क्या बन के आया। मैंने बोला CO2 तो एग्जिस्ट कर गया क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग थी। SiO2 में जो ये पाई बॉन्ड बनना चाहिए था वो पाई बॉन्ड बन नहीं पाया। अगर पाई बॉन्ड बन नहीं पाया तो बेटा ये बॉन्ड टूट गया। पर सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको पेयरिंग तो करनी है, 4 बॉन्ड तो बनाना है। और अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो सिलिकॉन ने क्या तरीका अपनाया? उसने इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, उसने इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, है ना? सिंगल सिंगल तो बना सकता था। अब क्या हुआ, यहां का जो डबल बॉन्ड होना था वो टूट गया, तो सिलिकॉन की एक वैलेंसी खाली, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो गई, डबल बॉन्ड वाला टूट गया। सिमिलरली ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली, सिलिकॉन की एक और वैलेंसी खाली। अब ये जो वैलेंसी खाली हुई है ना, इसकी वजह से CO2 आपको मोनोमर के फॉर्म में मिलेगा, मोनोमर के फॉर्म में मिलेगा, अकेला एग्जिस्ट करता है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है CO2, लेकिन SiO2 डिस्क्रीट नहीं होता है। SiO2 कौन से फॉर्म में मिलता है? पॉलीमर, क्योंकि यहां पर सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन की ऐसी चेन बनती जाती है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन की ऐसी चेन बनती जाती है। और इस चेन बनने के कारण, है ना, मैं यहां पर और डिस्कस कर दे रहा हूं, एक सिंगल यूनिट में समझा दे रहा हूं आपको, SiO, ठीक है, यहां O, ये जो चेन बनती जा रही है, इस चेन की वजह से हम बोलेंगे कि SiO2 का नेचर कैसा है? पॉलीमेरिक है। ध्यान से सुने, पॉलीमेरिक है। अब इस पे एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दे रखे हैं। अगर आपसे पूछे SiO2 का ये जो स्ट्रक्चर आपको दे रखा है कि SiO2 में जो चेन रिंग बनती हुई दिख रही है बेटा, यस, वो रिंग कितने मेंबर की है? तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ध्यान रखें SiO2 के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है पी ब्लॉक के अंदर कि इसके अंदर कितने मेंबर्ड रिंग होती है बेटा? 8 मेंबर्ड रिंग होती है। उस रिंग में कितने सिलिकॉन हैं? 4 सिलिकॉन हैं और 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। दूसरी बात, आप जब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर को देखने में आपको ऐसा लगेगा कि सर एक सिलिकॉन से, देखो एक सिलिकॉन से कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो सर ये जो फॉर्मूला SiO2 लिखा है, ये तो SiO2 के बदले क्या होना चाहिए था? SiO4। ऐसा दिमाग में आ सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये वाले जो ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है बेटा? शेयर्ड ऑक्सीजन है। मतलब क्या हुआ शेयर्ड ऑक्सीजन का? आप देखो इस ऑक्सीजन को, देखो ये ऑक्सीजन एक सिलिकॉन से बॉन्डेड है या 2 सिलिकॉन से? तो 2 से। तो इसका जब एक सिलिकॉन में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। सिमिलरली इसका कंट्रीब्यूशन
एक सिलिकॉन में हाफ होगा, इसका कंट्रीब्यूशन एक सिलिकॉन में हाफ होगा और इसका कंट्रीब्यूशन एक सिलिकॉन में हाफ होगा, जिसकी वजह से फॉर्मूला जो बन के आता है, सिंपलेस्ट रेशो जो बन के आता है, वो क्या बन के आता है बेटा, SiO2। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट CO2 एंड SiO2। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे, N2P2, ठीक है ना। अब देखो एट रूम टेम्परेचर, ध्यान रखना रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, एट रूम टेम्परेचर N2 एग्जिस्ट बट P2 डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? तो बेटा यहां पर भी हम जानते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस की मैं बात करूं सेम ग्रुप में है, तो बेटा अगर N2 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसी तरीके से फास्फोरस का P2 भी नेचर में एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं ये तो एग्जिस्ट करता है बट फास्फोरस P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है, P4 बनता है। उसका रीजन देख रहे हैं, रीजन सेम है बेटा। देखें पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड बनता तो क्या बनता, सिग्मा। सिग्मा के एग्जिस्टेंस पे कभी शक नहीं करना है, बन जाएगा। अब बचा हुआ बॉन्ड कौन सा है, पाए। बचा हुआ बॉन्ड कौन सा है, पाए। सिग्मा ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा इन कंपैरिजन टू पाए, क्योंकि सिग्मा स्ट्रॉन्गर देन पाए। प्रॉब्लम पाए में आनी चाहिए। यहां पर पाए बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा 2p पाए 2p पाए, और यहां पर पाए बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा 3p पाए 3p पाए। और हम जानते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, 2p पाए 2p पाए। इसका मतलब है ये पाए बॉन्ड एग्जिस्ट कर गया, इसीलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी है, जबकि फास्फोरस का ये बॉन्ड बहुत वीक है और इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। और जब ये फास्फोरस का पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब यह निकला कि फास्फोरस खुद से मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, केवल क्या बना सकता है, सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है। उसमें से एक क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है। सामने एक और फास्फोरस आया, उसके पास भी क्या है, लोन पेयर। पर फास्फोरस के पास 5 में से जो वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर हो गया, कितने अनपेयर्ड बचे, 3। और खुद से जब बॉन्ड बनाना है तो खुद से केवल कैसा बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा। पाए तो बना नहीं सकता क्योंकि वीक है। तो फास्फोरस को 3 अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 3, और खुद से ही बॉन्डिंग कर रहा है। तो बेटा एक फास्फोरस को 3 फास्फोरस के साथ सिंगल 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 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ऐसे इस फास्फोरस के पास 3 अनपेयर्ड थे, एक तो लोन पेयर आ गया, 3 अनपेयर्ड में से एक इसके साथ पेयरिंग करी, एक इसके साथ पेयरिंग करी, एक इसके साथ पेयरिंग करी, और इसी तरीके से इस वाले फास्फोरस ने एक अनपेयर्ड की पेयरिंग यहां, एक अनपेयर्ड की पेयरिंग यहां, एक अनपेयर्ड की पेयरिंग यहां, और इस फास्फोरस का एक लोन पेयर और 3 अनपेयर्ड की पेयरिंग कर ली। और इस तरह से आप देखें तो P2 नहीं बना, कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, P4 मॉलिक्यूल का यहां पर क्या हो जाता है, फास्फोरस में P4 बन जाता है। एक बात समझिए, अगर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो वो मोनोमर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। और अगर मल्टीपल बॉन्ड या बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो वो क्या हो सकते हैं बेटा, पॉलीमेराइज हो सकते हैं। इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एज बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज, एज बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज, मतलब मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना रहा, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, पॉलीमेराइजेशन टेंडेंसी, पॉलीमेराइजेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसे अपने बॉन्ड ऑर्डर को सेटिस्फाई करने के लिए किसी और से बॉन्ड बनाना पड़ेगा, पॉलीमराइज होना पड़ेगा। यह कंडीशन यहां पर निकल के आती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखें यहां पर रीजन आपको दे रखा है, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं एक बार। रीजन आपको दे रखा है, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। और इसी से ठीक मिलता जुलता एक और पॉइंट है, आप देखें क्या पॉइंट दिया हुआ है आपको, दैट इज सेम एक्सप्लेनेशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ O2 एंड S2। O2 में कौन सा पाई बॉन्ड बनेगा, 2p बनेगा, जबकि सल्फर में कौन से पाई बॉन्ड बनेंगे बेटा, 3 वाले पाई बॉन्ड बनेंगे, और इसीलिए वो वीक हो जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पे S2 का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखें, S2 का एग्जिस्टेंस कब नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पे। अब इसके बाद VBT में हमने डिस्कशन कर लिया सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पर VBT कई जगह पर फेल हो गई है ना। कहां पर फेल हो गई, तो VBT स्ट्रक्चर्स के बारे में, शेप्स के बारे में, जैसे मीथेन आप जानते हो कि टेट्राहेड्रल होता है, तो उसका स्ट्रक्चर शेप VBT ने डिस्कस नहीं किया। तो उसको समझाने के लिए एक नई थ्योरी हम लोग लेके आए, और वो नई थ्योरी कौन है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। VBT भी लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन भी लिखा है, क्योंकि अभी दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कहने का मतलब है।
मैंने बोला था वीबीटी हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, मेनली डायटॉमिक स्पीशीज के लिए, ठीक है ना। और हाइब्रिडाइजेशन का यूज हम लोग किसके लिए करेंगे, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज के लिए। अब ऐसा क्या हुआ कि वीबीटी पॉलीएटॉमिक स्पीशीज के केसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं वीबीटी लगा रहा हूं, है ना, मैं नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझा रहा हूं, तो अभी मैं वीबीटी से सॉल्व करूंगा। वीबीटी से जब आप CH4 बना रहे हो, क्या CH4 डायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है बेटा, पॉलीएटॉमिक। और पॉलीएटॉमिक में वीबीटी कैसे फेल हो गया, तो हम वो समझ रहे हैं बेटा। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन को मैंने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहां मेंशन किया है, तो 2s2 2p2 जो था वो एक्साइट हो गया और कोवेलेंसी कितनी आ गई, 4। अब देखिए कितने हाइड्रोजन है, 4। कार्बन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। जितने अनपेयर्ड उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन आए, एक ने इससे बॉन्डिंग करी, एक ने इससे बॉन्डिंग करी, एक ने इससे पेयरिंग करी और एक ने इससे पेयरिंग करी। आप देख सकते हो ये वाली जो बॉन्डिंग या ओवरलैपिंग हो रही है वो कौन सी हो रही है बेटा, 2s 1s। और बची हुई 3 जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है 2p और 1s। मतलब एक ओवरलैपिंग कौन सी, 2s 1s, और 3 ओवरलैपिंग 2p 1s हो रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने वीबीटी पढ़ा, हम वीबीटी से सॉल्व कर रहे हैं अभी। वीबीटी पढ़ा, वीबीटी में यह देखा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की जब बात की गई, तो एक बात बताइए, पहले बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए क्या देखते हैं बेटा, शेल नंबर। भाई सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से ही तो हो रहा है, क्योंकि CH4 जब बनता है तो बेटा कार्बन हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिग्मा। दो स्पीशीज के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन जब भी सिग्मा से करना हो, पहले क्या देखेंगे, शेल नंबर। बेटा शेल नंबर क्या है, 2-1। शेल नंबर क्या है, 2-1। क्या शेल नंबर डिफरेंट है या सेम है, सेम है। शेल सेम होने के बाद आपको बोला था अगर सेकेंड पीरियड दिख रहा है तो फोन याद आना चाहिए, फोन, लोन पेयर देखने के लिए। क्या इसमें कार्बन या हाइड्रोजन में कोई फोन है, नहीं है। अब आप आ जाएं डायरेक्शनल नेचर में, इफ शेल नंबर इज सेम देन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। बेटा SS नॉन डायरेक्शनल, SP डायरेक्शनल। जिसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। इसका मतलब 3 बॉन्ड जो SP से बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एक बॉन्ड जो SS से बन रहा है वो वीक होना चाहिए था। देखिए 1 CH बॉन्ड by SS overlapping, 3 CH bond by SP overlapping। जो SP overlapping वाले बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग और SS वाले वीक होने चाहिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा ड्यू टू डायरेक्शनल नेचर। लेकिन क्या हुआ, साथ ही साथ ये तो स्ट्रेंथ की बात हुई, एंगल की भी बात करता हूं बेटा। P में जो 3 डब्बे थे, कार्बन के पास एक S था और 3 P थे, ध्यान से सुनिएगा, 3 P थे। उनमें से एक P कोई ना कोई PX होगा, एक P कोई ना कोई PY होगा और एक P कोई ना कोई PZ होगा। क्या ये तीनों P एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं होते? होते हैं। हमें पता है तीनों P एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और बॉन्ड बनाने ये कार्बन के P है, S आ रहा है हाइड्रोजन का, एक S यहां ओवरलैपिंग करेगा, एक S यहां ओवरलैपिंग करेगा, एक S यहां ओवरलैपिंग करेगा। तो बेटा जो 3 CH बॉन्ड बन रहे हैं SP ओवरलैपिंग से, P और S की ओवरलैपिंग जो हो रही है वो आपस में तीनों ओवरलैपिंग 90 पर होगी। और जो SS वाली ओवरलैपिंग होगी, S का शेप कैसा, स्फेरिकल गोला, दूसरे S का शेप कैसा, स्फेरिकल गोला, गोले से गोला टकराया, कितना एंगल बना कोई नहीं बता सकता कि कितना एंगल होगा, कुछ भी हो सकता है। तो 3 CH बॉन्ड 90 डिग्री पर होने चाहिए थे ये वाले, और एक जो SS ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड कैसा होगा बेटा, अनसर्टन होगा। लेकिन हम जानते हैं CH4 हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, बार बार पढ़ा हुआ है, हमें यह पता है कि CH4 का बॉन्ड एंगल ना तो 90 होता है ना अनसर्टन होता है। हम जानते हैं एग्जैक्टली कि CH4 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और इसकी जो ज्योमेट्री आती है, शेप आता है, वो क्या आता है बेटा, टेट्राहेड्रल, जो कि VBT से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो यहां आके VBT फेल हो जाता है, क्योंकि VBT के अकॉर्डिंगली बॉन्ड एंगल 90 आना चाहिए था और एक एंगल अनसर्टन होना चाहिए था, और साथ ही साथ 3 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, 3 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होना चाहिए था। जबकि एक्चुअली प्रैक्टिकली जब देखा गया तो सारे चारों CH बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम निकली और एंगल भी इससे डिफर कर रहा था। तो इसीलिए VBT जो है, ठीक है ना, बट इनफैक्ट ये दे रखा है पॉइंट आपको,
तो इसी कारण क्या हुआ कि पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में CH4 इज अ पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में VBT वर्क नहीं कर रहा और उस VBT वर्क नहीं करने की वजह से पॉलीएटॉमिक स्पीशीज की बॉन्डिंग स्ट्रक्चर समझाने के लिए एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी एंड दैट न्यू थ्योरी वाज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन पर आ रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पोस्टुलेट्स हम लोग डिस्कस करने वाले, वन बाय वन ध्यान से सुनिएगा। हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या मिलेगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड शेप। अब ज्योमेट्री शेप क्या है ये सब आपको पता भी होगा, डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री और शेप किस मॉलिक्यूल का क्या होगा ये बताया किसने, हाइब्रिडाइजेशन ने, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ने उसका रीजन नहीं दिया, वो आएगा VSEPR थ्योरी में। आगे मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन ने ये बोला कि जैसे मान लीजिए CH4 है तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। तो सेंट्रल एटम के जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं, सेंट्रल एटम के जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका आपस में क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा, और इंटरमिक्सिंग होकर ये कुछ नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, न्यू ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, और इंटरमिक्स होके क्या बनाएंगे, न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, और न्यू ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोला जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दूसरी बात, ये जो प्योर ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी प्योर ऑर्बिटल मिक्स कर दो, बिल्कुल नहीं। प्योर ऑर्बिटल वही मिक्स होंगे बेटा जिनकी एनर्जी लगभग सेम होगी, एनर्जी लगभग सेम होगी। जैसे मैं बात करूं लगभग सेम का मतलब क्या, अव्वा रूल देखिए, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर आता है 4s, है ना, फिर आता है 3d। 1s के साथ अगर मैं 3s को मिक्स करना चाहूं, नहीं होगी मिक्सिंग, क्योंकि दोनों के एनर्जी में काफी डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं 3s 3p को मिक्स करना चाहूं तो दोनों एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, आसानी से एनर्जी का गैप कम होगा, मिक्स हो जाएंगे। तो ऑर्बिटल्स हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, बट शेप कुछ भी हो सकता है। sp का शेप जानते हैं, अलग अलग होता है, s इज स्फेरिकल, p इज डम्बेल, तो बेटा शेप डिफरेंट है तो भी चल जाएगा, बट एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। केवल ऐसे प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी बात, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ये डिपेंड करता है कि कितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। जितने प्योर डब्बे मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखें, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, वेकेंट ऑर्बिटल, all can participate in hybridization as it is a mixing of orbitals not electrons। ध्यान सुनिएगा, VBT में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा रहे थे, अनपेयर करा रहे थे, ताकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करे। हाइब्रिडाइजेशन कराते वक्त इलेक्ट्रॉन का कोई रोल है ही नहीं। डब्बा चाहे भरा हुआ हो, मतलब ये डब्बा इस तरह से हो, या डब्बे में इलेक्ट्रॉन ऐसा हो, या डब्बा खाली हो, कैसा भी डब्बा हो, हमें डब्बा मिक्स कराना है, इलेक्ट्रॉन को मिक्स नहीं कराना है। इलेक्ट्रॉन तो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो डब्बा कैसा भी हो, फुलफिल्ड हो, सिंगली फिल्ड हो या वेकेंट हो, वो सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे सुनो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स एक्सेप्ट बेंजाइन। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बनेगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बेटा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक एक्सेप्शन है इसका, बेंजाइन। अब ये बेंजाइन क्या है तो ध्यान से सुने, सपोज ये स्ट्रक्चर बनाया, बेंजीन जैसा देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, और बेंजाइन मतलब आपको समझ में पड़ रहा है अल्काइन की बात हो रही है, तो ये स्ट्रक्चर बन के आता है बेटा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन C6H4। अब इसमें आपको जब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, है ना, प्रीवियस नॉलेज से थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो ये sp2 निकलेगा, ये sp2 निकलेगा, और इस कार्बन को जब आप देखोगे, ये वाले कार्बन को और ये वाले कार्बन को, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये sp हाइब्रिड है। क्या लगेगा, sp हाइब्रिड है, लेकिन नहीं, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड है। दिस इज द एक्सेप्शन, क्योंकि यहां पर जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, और ये बनने वाला पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहा होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखें बेंजाइन। इसके अलावा हर जगह जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा पॉइंट सुने,
जब हम बात करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की, तो प्योर ऑर्बिटल के शेप याद करें, एस को स्फेरिकली इस तरह दिखाते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड जिस भी एक्सिस पे होगा इस तरह से दिखाते हैं। तो बेटा ये एस और पी का शेप हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन के आता है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लोब छोटा और एक लोब कैसा होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब याद करो, कल मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एक मिनट ध्यान से देखेगा। कल मैंने आपको एक बात बोली थी यार, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऐसी बात बोली थी कि बेटा जब पी ऑर्बिटल होते हैं, जैसे ये एक पी लिया, सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में समझिएगा बेटा, जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो केवल एक लोब से एक लोब टकराता है। किससे कौन टकराता है? एक से एक टकराता है। तो ये जो दूसरा वाला जो लोब है, क्या इसका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई सिग्निफिकेंस है? नहीं है। और अगर इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इस थ्योरी ने यह माना कि जब इस लोब का काम है ही नहीं तो इसको इतना बल्कि बनाने की क्या जरूरत है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी यहां शिफ्ट कर दे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहां शिफ्ट कर दी तो एक लोब छोटा और एक लोब क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनर लोब और इसको हम लोग बोलते हैं मेजर लोब। और बेटा अब इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान रखें, यहां पर इस लोब का साइज क्या था, छोटा, इसका साइज क्या था, छोटा, और छोटा था तो ओवरलैपिंग का जो एरिया होगा, रीजन होगा, वो कम मिलेगा। जबकि अब ये लोब कैसा आ गया, बल्कि आ गया। ओवरलैपिंग का काम हमेशा कौन करेगा, बॉन्डिंग का काम कौन करेगा, मेजर लोब। हाइब्रिड ऑर्बिटल में मेजर लोब हमेशा ये काम करेगा। क्या इसका बल्कीनेस ज्यादा है? यस। तो अब इसकी जो ओवरलैपिंग का रीजन आएगा, एरिया आएगा, वो ज्यादा आएगा। और अगर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बढ़ गया तो खुद बताइए क्या बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? यस। तो प्योर ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल में से हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या लोब का जो साइज है वो प्योर ऑर्बिटल, करस्पॉन्डिंग प्योर ऑर्बिटल से क्या मिलेगा, ज्यादा। और लास्ट पॉइंट जो यहां आ रहा है, दैट इज साइज या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर या परसेंटेज पी कैरेक्टर। क्या कहने का मतलब है, जैसे जैसे पी का अमाउंट बढ़ेगा हाइब्रिडाइजेशन में, जैसे आप लोग जानते भी होंगे sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, en में भी डिस्कस किया था। तो बेटा यहां पर p का परसेंटेज है 50, यहां p का परसेंटेज है 66 के अराउंड, और यहां p का परसेंटेज है 75, है ना। तो क्या p कैरेक्टर बढ़ रहा है? यस। p कैरेक्टर लेंथ देता है, क्या देता है, लेंथ। तो जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ेगा, साइज जो है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल का, वो साइज बढ़ने लगता है, वो साइज बढ़ने लगता है, बड़ा होता है। और साथ ही साथ अगर p बढ़ रहा है तो p का नेचर क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर होता है। s नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है और पीडीएफ डायरेक्शनल होते हैं, बीबीटी में पढ़ा। तो जैसे जैसे पी का परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे डायरेक्शनल नेचर भी बढ़ने लगता है। अब इसके बाद जो पॉइंट अभी हमने वीबीटी से देखा था CH4 के बारे में, कि वीबीटी के अकॉर्डिंगली CH4 में 3 CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, 1 CH बॉन्ड वीक, बॉन्ड एंगल 90 अनडिफाइंड आ रहा था, उसको हाइब्रिडाइजेशन ने कैसे समझा दिया, ध्यान से समझे। तो हाइब्रिडाइजेशन का यूज डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक में, पहली बात क्लियर कर ले, कौन सी थ्योरी किसके लिए लगानी है। वीबीटी का यूज हमारे सिलेबस में डायटोमिक के लिए होगा और हाइब्रिडाइजेशन का यूज पॉलीएटॉमिक के लिए होगा। ये मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है बेटा, पॉलीएटॉमिक दिख रहा है। अगर पॉलीएटॉमिक है तो वीबीटी लगाओगे, हाइब्रिडाइजेशन लगाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन का यूज होगा। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन में मेनली सेंट्रल एटम पार्टिसिपेट करेगा, साइड एटम सिर्फ बॉन्ड बनाने के लिए, ओवरलैपिंग करने के लिए आएगा। कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा, बोलिए। तो ये बॉन्ड कैसा आ जाएगा, कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए बनता था। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कौन सी प्रोसेस से होगी, ओवरलैपिंग से होगी। लेकिन ओवरलैपिंग में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, खेल इसका है। प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा या हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। मैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम बात कर रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मॉलिक्यूल कैसा है, स्पीशीज कैसा है, डायटोमिक, तो सेंट्रल एटम का जनरली प्योर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और अगर जो मॉलिक्यूल हमने लिया है
वो पॉलीएटॉमिक है, तो पॉलीएटॉमिक में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और यहां पर सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। और ये तो सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल हो गया, और जो साइड एटम आएगा जैसे हाइड्रोजन आया तो साइड एटम का मेनली प्योर ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा। तो डायएटॉमिक स्पीशीज में जब वीबीटी लगाते हैं तो याद करें एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, है ना। मैं यहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, पाई के लिए आगे डिस्कस करेंगे। सिग्मा बॉन्ड जब भी बनेगा डायटॉमिक में प्योर प्योर के कंडीशन से बनेगा, और पॉलीएटॉमिक में सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो उसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल और साइड एटम का जनरली प्योर ऑर्बिटल ही आएगा, या कभी कभार हाइब्रिड भी आ सकता है। तो ध्यान रखें, हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज पॉलीएटॉमिक में और प्योर प्योर का यूज डायटॉमिक में होगा। चलिए इसको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखें एक और बार। CH4 क्या ये मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है? यस। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। अब सेंट्रल एटम जो है उसका प्योर ऑर्बिटल आएगा या हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा, तो बेटा पॉलीएटॉमिक में लगेगा हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ? कार्बन को कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने? 4। 4 बॉन्ड बनाने मतलब 4 ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, और 4 ओवरलैपिंग करने के लिए 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। पर क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो चारों ऑर्बिटल प्योर नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए? हाइब्रिड। देखिएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन आप प्रीवियसली जानते ही होंगे, क्या आता है? sp3, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कार्बन की वैलेंस आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिख दूं 1s2 2s2 2p2, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट कर दिया, एक्साइट नहीं भी करता तो भी चल जाता। क्या कंडीशन बनती? देखिए ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता, ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2p के इलेक्ट्रॉन। पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, मतलब 1s और 3p, टोटल कितने हो गए? 4। तो ये 4 प्योर ऑर्बिटल्स है ना। इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ डब्बे निकाल रहे हैं। तो बेटा वो डब्बा चाहे फुल फिल्ड हो, चाहे सिंगली फील्ड हो, चाहे वेकेंट हो, सब के सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये चारों के चारों डब्बे इंटरमिक्स हुए, और मिक्स होकर जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ। इनके स्ट्रक्चर याद करें, एस ऐसा, px मान लो ऐसा बनाया, py मान लो ऐसा बनाया, और pz ऐसा बनाया। इन सबका शेप डिफरेंट है, 2s 2p की एनर्जी डिफरेंट है, बट एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। sp में गैप कम है, 2 सेम शेल के हैं। जब ये चारों मिक्स हुए तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा? माइनर लोब, मेजर लोब। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा? माइनर लोब, मेजर लोब। हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनर मेजर, हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनर मेजर। 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आ गए, सेम एनर्जी सेम शेप के, और ये चारों हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन में किसने पार्टिसिपेट करा? कार्बन ने। तो कार्बन ने इन चारों को जो स्ट्रक्चर बन के आया वो टेट्राहेड्रल बन के आया। तो कार्बन ने इन चारों को कुछ इस फॉर्म में अरेंज कर रखा है, पहले से ही अरेंज कर रखा है। मैं सिर्फ मेजर लोब दिखा रहा हूं, माइनर बनाऊंगा तो इसके ठीक ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्डिंग में मेजर को पार्टिसिपेट करना है, मैं वही शो कर रहा हूं। ये चारों अरेंज होके आ गए, और ये चारों का जो अरेंजमेंट आया, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। यहां पर आके हाइब्रिडाइजेशन का काम खत्म। हाइब्रिडेशन केवल इतना होता है, आगे का जो काम है वो ओवरलैपिंग का है। आगे का जो काम है वो ओवरलैपिंग का। अब ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? जिसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सिंगली फील्ड होता है। और बेटा सिंगली फील्ड देखो, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। हाइब्रिडाइजेशन में फुल सिंगली फील्ड खाली, सब पार्टिसिपेट करें। लेकिन अगर बॉन्ड बनाना है तो हर डब्बे के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इन चारों इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालो, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। अब देखो ध्यान से देखिएगा, इनमें से ये जो ऑर्बिटल बनाया है इसका नाम क्या है बेटा? कौन सा ऑर्बिटल है ये? प्योर ऑर्बिटल है या हाइब्रिड ऑर्बिटल है? हाइब्रिड। और ये चारों जो s, px, py, pz थे वो सब के सब किस में चेंज हो गए? हाइब्रिड में। इसका भी नाम sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, और इसका नाम भी sp3। तो ये जो चारों ऑर्बिटल है बेटा, चारों ऑर्बिटल का नाम क्या आ जाएगा? sp3, 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 और इसका नाम भी क्या आ जाएगा? sp3, ठीक है ना। अब ये चारों जो sp3 है, इसने अपनी तैयारी पूरी कर ली। सेंट्रल एटम तैयार है। किसके लिए तैयार है? बॉन्ड बनाने के लिए। बॉन्ड बनाने कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होता है? s में। s
जो साइड एटम है उसका जनरली हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, तो S जो आया वो प्योर है या हाइब्रिड है, तो वो प्योर है। और S का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो अब देखो S को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, S को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक हाइड्रोजन का S आया, यहां पेयरिंग कर ली, दूसरे हाइड्रोजन का S आया, यहां पेयरिंग कर ली, तीसरे हाइड्रोजन का S आया, यहां पेयरिंग कर ली, और चौथे हाइड्रोजन का S आया, यहां पेयरिंग कर ली। इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया CH4 का। और ये जो हाइड्रोजन का S आया है, ब्लैक कलर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा है? प्योर है, हाइब्रिड है? प्योर है। इलेक्ट्रॉन किसमें था? 1s में। तो बेटा ये ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? कार्बन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, रेड कलर से दिख रहा है, वो sp3 है, और हाइड्रोजन का S। इधर भी कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? ये sp3, और हाइड्रोजन का S, यहां पर भी sp3s, यहां पर भी sp3s आ जाएगा। sp3s1, sp3s2, sps3, sp3s4। बेटा क्या चारों ओवरलैपिंग sp3s, 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 sp3s हो गई? यस। अगर चारों ओवरलैपिंग सेम है, शेल नंबर भी सेम है और जो एनर्जी है वो भी सेम है, तो क्या अगर चारों ओवरलैपिंग सेम है, चारों का एक्सटेंट सेम है, तो चारों बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल होगी या अनइक्वल होगी? इक्वल। और बेटा VBT से चारों बॉन्ड स्ट्रेंथ में से 3 स्ट्रॉन्ग, 1 वीक आ रहा था, जबकि हाइब्रिडाइजेशन ने बोला कि चारों जगह sp3s, 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 sp3s ओवरलैपिंग है। इसकी वजह से चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी। और जो स्ट्रक्चर आया, इसको भी किसने डिफाइन कर दिया? हाइब्रिडाइजेशन ने। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि पॉलीएटॉमिक स्पीशीज में हम लोग क्यों हाइब्रिडाइजेशन का यूज करेंगे, VBT का यूज नहीं करेंगे। तो ये पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, इसको मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूं। देखिए ये सारी कंडीशन है, प्योर ऑर्बिटल, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ये चारों जो ऑर्बिटल थे sp3, 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 यहां पर कौन है बेटा? कार्बन है ना, और ये चारों में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। S ने आके ओवरलैपिंग करी और आपको क्या मिल गया? CH4 मिल गया। और हर होने वाली ओवरलैपिंग क्या बनेगी? sp3s ओवरलैपिंग बन रही है।